ओके हेलो एमएससी हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं देखिए नई यूनिट। ओके तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है जो है आपके रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, यानी कि अब आपने क्या करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पे बात करना है ऑर्गेनिक रिएक्शन की। ओके तो रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी का हमारा पहला लेक्चर है जिसपे हम हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, ये दोनों सेम ही, अगर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली बात है मैकेनिज्म भी होगी। तो ये आपका एक पूरा एक ही टॉपिक है, सिंगल टॉपिक जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। ओके तो आज फर्स्ट लेक्चर पे हम इस फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। होप आपको समझ में आएगा, आप थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो देखो सिंपली पहले मैं आपको बोलती हूँ, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ बोला गया, यानी कि आपको पता है अब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो आपको क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको हर जगह रिएक्शन ही रिएक्शन मिलेंगे। ओके बट यहाँ पहला टॉपिक बोल रहे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है अपने क्या है, बहुत सारी रिएक्शन है केमिस्ट्री में आपके, तो सारी रिएक्शन को नहीं लिख सकते। ठीक है, एक ही टॉपिक के अंदर सारी रिएक्शन को नहीं लिख सकते, तो आपने क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म के अंदर आती है। तो बुक्स पे भी आपको यही चारों रिएक्शंस मिलेंगी, जो है आपकी एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये चार रिएक्शन को आपने डिस्कस करना है अगर आपसे पूछा गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ओके अब देखिए एक और चीज बता दूं पहले, देखिए आपको पता है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़े हैं। देखो एडिशन रिएक्शन को अगर आप देखो, ये तो जूनियर क्लासेस पे पढ़े हैं, बट आप एडिशन रिएक्शन को छोड़िए, रीअरेंजमेंट रिएक्शन को छोड़िए, बट इनके बाद जो बीच में जो दो रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पता है बहुत ही लेंथी है। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, इसमें टाइप्स देखेंगे, तो आपको E1 SN1, मतलब आपको देखो एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपकी तीन टाइप की होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कराने वाले दो कंपोनेंट रहते हैं, वो अगेन आपकी दो तीन टाइप, कितने टाइप्स की होती है। तो आपने क्या करना है, इतना ज्यादा अंदर को मत घुसना, मतलब क्योंकि देखो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। ओके तो आप क्या कीजिएगा, इतना ज्यादा अंदर को मत घुसना कि आपका बहुत टाइम की कमी हो जाए आपके पास और इसी टॉपिक पर आप रह जाइए। तो आपको मैं सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ताकि हमारा क्या है, थोड़ा सा हम लोग पढ़े, थोड़ा सा भी नहीं, पूरी मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे, बट उतने मटेरियल से ही हमारा काम पूरा हो जाए। ओके तो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, जैसे मैंने आपको बोला चार रिएक्शंस आपने पढ़नी है, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो देखिए एडिशन रिएक्शन क्या है, तो बहुत ही सिंपल होता है। एडिशन रिएक्शन आपको क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आप क्या करेंगे, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बाहर से कोई मटेरियल, बाहर से कोई एटम लाके क्या कर देंगे, इसको इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऐड कर देंगे, और अगर आपका ये आरए टाइप का प्रोडक्ट बना, तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। पर आप प्रॉपर वे में क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको प्रॉपरली लिखना है कि डेफिनेशन के वे में पहले आप लिखेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एक टाइप की सिंपल रिएक्शन होती है जिसमें आप क्या करते हैं, आपकी जिसमें आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड आपके पास दो मॉलिक्यूल है, तो दो बोले या फिर दो से ज्यादा बोले, ये सारे मॉलिक्यूल आपके क्या करते हैं, कंबाइन करा के एक बड़ा सा प्रोडक्ट दे देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, दोनों दो रिएक्टेंट ही है, तो ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये कंबाइन करेंगे और गिव्स करेंगे आपको एक बड़ा प्रोडक्ट। तो देखो अभी ये सिंगल था, अभी ये सिंगल था, इन्होंने कंबाइन करके यहाँ एक बड़ा प्रोडक्ट दे दिया। ऐसी रिएक्शन ही होती है आपकी एडिशन रिएक्शन। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आप सिंपली बोल देंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन आपको कहाँ मिलेंगे। देखो आपको पता है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं। ओके पर जरूरी नहीं है कि एडिशन रिएक्शन, जैसे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल बोलूं एडिशन रिएक्शन, तो जरूरी नहीं है कि एडिशन रिएक्शन आपकी हर जगह हर टाइप के कंपाउंड में एप्लीकेबल हो। ओके तो इनका भी एक पर्टिकुलर यूज होता है, मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड में पर्टिकुलर रिएक्शन अप्लाई की जाती है। तो एडिशन रिएक्शन अगर मैं आपको बोलूं, एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में की जाती है, यानी कि अगर आप सैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन करा रहे हैं, तो सैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन जनरली नहीं शो की जाती है, हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आप एडिशन रिएक्शन देखेंगे। और जब आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन कराएंगे, तो आपको हमेशा सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप एक टर्म ऐसा भी बोल सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन का आपका यूज कहाँ किया जाता है, अगर आपने किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट कंपाउंड बनाना है, तो उस केस में आप एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। इतनी चीज समझ में और
पता है अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड मतलब अगर कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं आप सैचुरेटेड कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि एडिशन रिएक्शन आर लिमिटेड इन ए केमिकल कंपाउंड। बहुत कम कंपाउंड में आपको केमिकल एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आपको वही चीज बता रही हूँ, आप नंबर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन हर कंपाउंड में एप्लीकेबल हो। ओके, जैसे आप क्या मैथ्स में आप नंबर ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, ओके, पर जरूरी तो नहीं है जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो फॉर्मूला हर टाइप के वेरिएबल में लग जाए, हर टाइप के मैथ्स में लग जाए, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइप की केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए बनी होती है। तो सिमिलरली वही बोल रहा है कि एडिशन रिएक्शन जो आप पढ़ते हैं, ये रिएक्शन क्या होता है? जनरली आप मल्टीपल बॉन्ड में लगाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब भी आप एडिशन रिएक्शन करेंगे तो हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं कि किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट बनाने में जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है जो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। ओके, इतनी चीज समझ में? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शन होती है उसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अगला बोल रहे हैं, देखिए आपके पास कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, जैसे बोल रहे हैं कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड। ओके, तो कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड में भी क्या है? एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड बोलो या फिर आप कार्बोनाइल कंपाउंड बोलो, इमीन बोलो, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा। अगर ऐसे कंपाउंड में आप एडिशन रिएक्शन कराना चाहते हैं तो एडिशन रिएक्शन प्रोसीड होगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे कंपाउंड क्या आपके डबल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और मैंने आपको बोल दिया कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही एडिशन रिएक्शन देखी जाती है। सिंपल सी बात है। अब देखो एक और चीज बोल रहा है कि एडिशन रिएक्शन जो है वो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, रिवर्स है। ओके, तो कैसे? क्योंकि आपको पता है एडिशन रिएक्शन में आप क्या करते हैं? अपने दो कंपोनेंट को, दो एटम को बोले, दो मॉलिक्यूल बोलिए, इनको कंबाइन कराते हैं और अपना एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका एक सिंगल प्रोडक्ट क्या दो कंपोनेंट में टूटता है। तो देखिए यहाँ को जा रहे हैं तो ये रिएक्शन आपकी एडिशन कहलाएगी, और यहाँ को जाएंगे तो ये रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन कराई जाएगी। और आप खुद ही सोच लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है, यानी कि ये कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है और आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है? बोला सैचुरेटेड में। इतनी चीज समझ में आई? तो देखिए जब भी आप एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट करने, कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेट कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। ओके, अब इसी का कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा? जब आप बोलेंगे कि आपका कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्शन करके अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऐसी रिएक्शन हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की उल्टी है, एक दूसरे का रिवर्स है, एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट है। तो आप क्या बोल सकते हैं? आपके जो पॉइंट इसके हैं तो उसी का रिवर्स ये हो जाएगा। इतनी चीज समझ में? मैं सेपरेटली बताऊंगी, बट एक पॉइंट है, इसको समझ ले गए। ओके, अब देखो, अब ये बोल रहा है कि आपकी जो ये होती है ना एडिशन रिएक्शन, इसके भी टाइप्स होते हैं। ओके, कैसे टाइप्स होते हैं? अगर आप पोलर एडिशन देखेंगे ना, तो पोलर एडिशन के बेसिस पे आपको क्या दो टाइप की मिलेंगे, एक होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, और अगर आप नॉन पोलर एडिशन देखेंगे तो इसमें भी आपको दो टाइप की रिएक्शन मिलेगी, एक मिलेगी फ्री रेडिकल एडिशन, दूसरा मिलेगा साइक्लो एडिशन। ओके, तो इनके अंदर को घुसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। ओके, तो जितने पॉइंट है उतने आपके लिए सफिशियंट है, बट आपने क्या एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में चीजों को एक्सप्लेन कराना है। ओके, अब मेरे सारे एग्जाम्पल में क्या है, आपको ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल और साइक्लो एडिशन सब कुछ शो कराऊंगी। ओके, अब देखिए यहाँ हमने तीन एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो देखिए मैं एक बार इंक चेंज करती हूँ, देखो बेटा एक मिनट रुकेगा, तो देखिए मैं ये इंक ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पहली रिएक्शन देखो, मैंने क्या बोला? आपकी एडिशन रिएक्शन है, तो आपका यहाँ एडिशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए ये आपके पास डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपाउंड आप कैसे बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। ओके, अब देखो ये कंपाउंड इनिशियली डबल बॉन्ड में था, अब आप देखिए आपको सिंगल बॉन्ड मिल गया। इसका मतलब ये चीज तो प्रूव होगी कि आपका सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस ये एक टाइप की क्या है? एडिशन रिएक्शन है। ओके, अब मैं आपको पूरे स्टेप्स खोल के दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ एडिशन हुआ। ओके, तो देखो क्या था, इनिशियली यहाँ पर को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था। ओके, अब देखो हुआ क्या, आपने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। ओके, अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ अटैक करेगी? जो साइड आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होगी। जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है ना, तो हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल वो पोजीशन ढूंढता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो,
और न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो ऐसी पोजीशन ढूंढता है जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, सिंपल सी बात है। तो हमेशा आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव ही एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं। इतनी चीज समझ में आई। अब आप देखिए रिएक्शन में हुआ क्या, मैं आपको सिंपली ऐसे बताती हूँ। देखिए हुआ क्या, आपके पास यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, ओके। तो इनिशियली आपने यहाँ पर को क्या किया, क्लीवेज कराया, ठीक है। कौन सा क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब जैसे आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो आप क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड आपको पता है ना, एक बॉन्ड आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ओके। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ओके। अब आपको मैं ये भी बार बार बोलती हूँ कि अगर आपका कोई बॉन्ड है, अगर ये टूट के ये नेगेटिव चार्ज में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और नेगेटिव चार्ज भी क्या है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और कभी भी कोई भी नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, जो ये कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर को भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब कि ये जो बॉन्ड जो टूटेगा वो एक कार्बन के रिस्पेक्ट पर टूटेगा, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दिया, ओके। ये बॉन्ड टूटा, और ये जो बॉन्ड टूटा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को किस में शिफ्ट कर दिया, इस कार्बन में शिफ्ट कर दिया। तो सोचिए अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, जो एक यहाँ था एक यहाँ था, किसकी ओर शिफ्ट हो गया, इस कार्बन की ओर, ओके। अब अगर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ठीक है, ओके, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड तो ये बना रहा है, लेकिन 2 बॉन्ड के 2 बॉन्ड और बनाने चाहिए, बट 2 बॉन्ड ये नहीं बना पा रहा, तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। लेकिन अब आप यहाँ देखो, इस कार्बन, ये कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था, इसकी तो इसके पास डेफिशिएंसी होगी ना, समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए ये वाले कार्बन के ऊपर आपने क्या कर रखा है, नेगेटिव चार्ज किया, ओके। अगर आप नेगेटिव चार्ज करेंगे तो देखो इसकी तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी, 1 2 3 ये है, चौथा और पांचवा ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो चौथा पांचवा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका मतलब ये कार्बन में के पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, क्योंकि इसके पास कितने होने चाहिए, मिनिमम 4 होने थे, 4 तो है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा है जो है आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आगे नेगेटिव चार्ज, ये शो कर रहा है कि इस कार्बन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। लेकिन इस कार्बन के पास देखो, पहले इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब ये कार्बन ले गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक बॉन्ड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा है, चौथा किसके साथ बनाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के ऊपर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए अब अगले स्टेप पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का आप एडिशन करा रहे हैं, ओके। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होता है, मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऐड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव स्पीसीज है, ये हमेशा एक नेगेटिव स्पीसीज को ढूंढता है। तो आपने क्या किया, इसको एडिशन कराया किस पोजिशन में, आप देख सकते हैं, मैं चेंज करती हूँ, देखिए इसको आपने एडिशन कराया इस पोजिशन में, तो जैसे ही यहाँ पर ऐड हो गया तो ये इंटरमीडिएट बना, समझ में आया, ये इंटरमीडिएट बन गया, यहाँ पर से क्या है, नेगेटिव चार्ज हट गया, क्यों, क्योंकि इसने तो क्या है, आपके पता है आपको, ये 2 बॉन्ड है, मैंने क्या बोला, कोई भी 2 नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, नेगेटिव चार्ज कभी भी लोन पेयर में। तो इस कार्बन ने क्या किया, अपने ऊपर से, देखो कार्बन के ऊपर तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर क्या है, कभी भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कोई नेगेटिव इंसान है, ठीक है, उसके ऊपर कभी भी पॉजिटिविटी सूट नहीं करती, वैसे यहाँ भी होता है, ये कार्बन का एक पॉजिटिव एलिमेंट है, ओके, इसके ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज सूट नहीं करता, तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर जल्दी से जल्दी ट्राई करेगा कि अपना इस नेगेटिव चार्ज को एक बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि बॉन्ड में आसानी से कन्वर्ट कर सकता है। तो जैसे इसे इलेक्ट्रोफाइल मिला, इसने इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड में, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर दी, और अब इसकी वैलेंसी भी पूरी होगी, ओके। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अब अगले स्टेप पे आप न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन करा सकते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल का जैसे यहाँ एडिशन होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव स्पीसीज है, कौन सी पोजीशन प्रेफर करेगा, हमेशा पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पोजीशन में, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर को आएगा न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखिए आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेशन में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है। आप इसे एडिशन इस बेसिस पे भी बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या है, सारे ग्रुप्स एड ही हुए, कोई ग्रुप आपका एलिमिनेट नहीं हुआ, यहाँ जितनी चीजें आपने किया, जितने स्टेप आपने फॉलो किए, सब में आपने एडिशन ही किया, किसी में एलिमिनेशन नहीं किया। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, सब जगह एडिशन हुआ, कहीं जगह सब्सट्रैक्शन तो नहीं हुआ ना, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। समझ में आया। अब देखो अगले स्टेप पे भी आपको सेम मिलेगा,
ये है कीटो टाइप कंपाउंड, ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा है, ओके। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, क्लीवेज हुआ, ठीक है। तो क्लीवेज जैसे हुआ, यहाँ पर को भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ। तो अब आप देखिए यहाँ पर को आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को किसके ऊपर शिफ्ट किया, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, मैंने आपको क्या बोला, एक नेगेटिव एलिमेंट है, तो नेगेटिव एलिमेंट है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सही रहता है, ओके। तो आपने कार्बन के ऊपर क्या कर देंगे फिर, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कार्बन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कार्बन में क्या है, डेफिशिएंसी, जैसे आपने ऊपर किया, ओके। अब आप देखिए, अब आपने यहाँ पर को न्यूक्लियोफाइल को पहले ऐड किया, देखो आपने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को पहले ऐड किया, क्यों किया? क्योंकि देखिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कार्बन के ऊपर आपने, देखो अगर आप यहाँ लगाते तब भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, यहाँ लगाया फिर भी कार्बन, मतलब कि जब आप क्लीवेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आना है। जैसे इन दोनों में आपने क्या है, अभी इसके आपके पास ऑप्शन है कि आप इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना चाहते हैं या फिर इसके ऊपर। तो आपने बोला कि ऑक्सीजन के ऊपर लगाइए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ओके। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है तो अच्छी बात हो जाती है, ओके। लेकिन यहाँ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों आपके पास पॉजिटिव एलिमेंट है, तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें लगा दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले आपने देखो सेम टाइप की रिएक्शन हो रही, लेकिन यहाँ आपने पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ आपने न्यूक्लियोफिलिक किया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर को मैंने क्या बोला, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ओके। इसलिए आपने क्या किया, कार्बन बोलेगा कि जल्दी जल्दी आप इलेक्ट्रोफाइल को भेजो, न्यूक्लियोफाइल को बाद में भेजना। क्यों? क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लाती तो न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन को प्रेफर करता, लेकिन आपने क्या है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराया। क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियो कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज ठीक है, कार्बन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल नहीं सह सकता। इसने कहा पहले आप इलेक्ट्रोफाइल लाओ, मेरे ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाओ, इस कार्बन में के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो फिर भी सही है, ओके। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अब देखो यहाँ पर को क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो आप यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी पहले करा सकते थे, न्यूक्लियोफिलिक भी, ओके। लेकिन यहाँ पर आपने क्या है, न्यूक्लियोफाइल कराया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर को क्या है, ऑक्सीजन एक नेगेटिव स्पीसीज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ठीक है, ये खुश है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आपने यहाँ पहले क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल आया, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन को प्रेफर करेगा, पॉजिटिव पोजीशन को प्रेफर करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को आपने कहाँ लगाया, पॉजिटिव चार्ज पे, यानी कि कार्बन के साथ एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, और कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होगी तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हट गया, ओके। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज था तो आपने बॉन्ड बनाया, अब यहाँ पर बॉन्ड कैसे बन गया, बॉन्ड किसकी वजह से बना, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने बोला कि चलो मैं कार्बन तुम्हारे साथ बॉन्ड बना रहा हूँ, तो इसने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन जो पहले नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहे थे, इनको कन्वर्ट कर दिया एक बॉन्ड में। तो दो इलेक्ट्रॉन जो पहले नेगेटिव चार्ज थे अब वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। तो बॉन्ड में जैसे कन्वर्ट हुआ, इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट गया। क्यों? क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से तो पॉजिटिव चार्ज आया था ना। तो बस इतना काम हो गया। अगले स्टेप में आपने क्या किया, अगले स्टेप में आपने ऐड कर दिया, देखो यहाँ पर को आप इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकते थे, इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर एग्जांपल कर रखा है H पॉजिटिव आयन, ओके। तो आपने यहाँ पर क्या किया, H पॉजिटिव आयन का अटैक करा है, तो जैसे आपका H पॉजिटिव आयन अटैक हो गया तो यहाँ पर को आपका क्या, कीटो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी में, यानी कि अल्कोहल में। तो ये रिएक्शन भी क्या है, एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी क्या है, सारे ग्रुप्स ऐड हुए, कोई भी ग्रुप सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। और एक और बात कि यहाँ पर आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिएक्शन भी आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन का, ओके। अगला देखिए ये वाला एग्जांपल में क्या होगा, देखो ये वाले एग्जांपल में भी आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ भी आपने क्लीवेज कराया, ओके। तो क्लीवेज जो कराया, यहाँ पर आपने हेट्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं कराया, होमोलाइटिक क्लीवेज कराया। होमोलाइटिक मतलब देखो एक क्लीवेज होता है हेट्रोलाइटिक, अगर आप डबल बॉन्ड में क्या है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो जो क्लीवेज होगा ना उसमें क्या होगा, एक बॉन्ड जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए सपोज आपके पास ए है, यहाँ है बी, ओके। अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है और आपने यहाँ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराया, यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहे, तो हेट्रोलाइटिक के केस में क्या होगा, आपका जो ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये जो बॉन्ड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही एटम की पोजीशन प्रेफर करेगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे या इसके ऊपर या इसके ऊपर, तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओके। लेकिन हेट्रोलाइटिक में ऐसा होता है, होमोलाइटिक में क्या होता है, ए है बी है, ओके, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, आपने ये इसको तोड़ा, यहां से ये बॉन्ड को तोड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ये बॉन्ड नहीं बना रहे, बट इन्होंने जो बॉन्ड बना रहे थे वो बॉन्ड को इन्होंने तोड़ दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन जो पहले बॉन्ड बना रहे थे अब वो अपने अपने एटम के ऊपर चले गए, तो जिससे क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो यहाँ भी जो क्लीवेज हुई है वो आपकी कैसी हुई है, होमोलाइटिक, यानी कि आपने ये दो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसको तो तोड़ा,
जो 2 इलेक्ट्रॉन से बना था, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या है अपने अपने एटम के ऊपर भेज दिया कि तुम अपने एटम के ऊपर जाओ, तुम अपने एटम के ऊपर। तो यहाँ पर को कैसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, मैं इरेज करके दिखा लेती हूँ आपको क्लियरली। ओके, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, आपने क्या किया, बाहर से एक एक्स ग्रुप को दे दिया। ओके, तो ये एक्स कहाँ से है, एक्स आपका आया एच एक्स से। एच एक्स आपका क्या है ना, एच एक्स मतलब एक्स आपका कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, तो एच एफ भी हो सकता है, एच बी आर भी हो सकता है, एच सी एल भी हो सकता है। तो यहाँ भी आपकी क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज हुई, यानी कि अगर आप यहाँ पर को बॉन्ड को तोड़ेंगे, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर भी अगर आपने ये बॉन्ड को तोड़ा तो ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन से बने, आपने इन्हें तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो आपका क्या बचा, एच और सी एल है सपोज, ठीक है। तो मैंने इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से बने हुए थे। आपने क्या बोला, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, सीएल अपना इलेक्ट्रॉन ले जा। तो आपने क्या किया, पहले स्टेप में इस सीएल को, जो आपका ये फ्री रेडिकल सीएल यानी कि हेलोजन बना था, इसको आपने किसके साथ बॉन्ड कर दिया, इसके साथ। आप किसी भी पोजीशन में करा सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों सेम टाइप के मेटल एटम है। ओके, तो आपने क्या किया, किसी कार्बन एटम के ऊपर बॉन्ड बनाया। अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ फ्री रेडिकल की वजह से बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसे एक बाहर से एक ऐसा एटम चाहिए जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे, तो आपको पता है जब 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाता है। तो अब इसके पास ऑलरेडी अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेगा कि बाहर से इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम मिले। तो तभी आपने यहाँ वाले ग्रुप का भी किया होमोलाइटिक क्लीवेज, वरना आप क्या करते हैं, हेट्रोलाइटिक कर देते, और हेट्रोलाइटिक करते तो यहाँ पर को क्या होता, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है सीएल के ऊपर शिफ्ट हो जाते, सीएल नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाता। लेकिन सीएल नेगेटिव अगर होता तो सीएल नेगेटिव यहाँ कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है। ओके, लेकिन इसके पास भी तो फ्री रेडिकल है, अगर फ्री रेडिकल नहीं होता तब तो बॉन्ड बन जाता, दो एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाता। लेकिन अगर यहाँ फ्री रेडिकल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3, और 3 से आपका कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। तो यहाँ पर को भी क्या होगा, आपकी होमोलाइटिक क्लीवेज हुई। तो आपका ये एक्स है जो यहाँ पर आया, इस एक्स ने इन दोनों में से कोई भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। जैसे एक्स ने अटैक किया तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा बना, इसके बाद अगेन एक फ्री रेडिकल है, क्योंकि इसका फ्री रेडिकल ने तो बॉन्ड बना दिया, लेकिन एक फ्री रेडिकल अभी भी बचा है। लेकिन और आपकी रिएक्शन कंडीशन में एक फ्री रेडिकल और है, जो है आपकी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब आप क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को कंबाइन करा देंगे इस कार्बन के साथ, और आपका अगेन ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। तो आप देख सकते हैं अभी भी आपका ये इनिशियली अनसैचुरेटेड था, आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ, तो इस रिएक्शन को भी आप एडिशन रिएक्शन कहेंगे। बट ये अलग अलग मैकेनिज्म को फॉलो करिए। देखो, एक में आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, पहले आपका सॉरी ओके, तो पहले आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ। दूसरे में क्या है, आपका एक बार न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, एक बार आपका फ्री रेडिकल का एडिशन हुआ। ऐसे कभी कभार आपका एक और रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं जिसे बोलते हैं साइक्लो एडिशन। ओके, तो एक बार आपका साइक्लो एडिशन टाइप का फिनोमिना भी होता है। तो ये होती है आपकी ओवरऑल एडिशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है एडिशन रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप ये एग्जांपल तो मैंने आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लगा दिया सारे स्टेप्स को समझाने में, बट सिंपल सी बात है, आप अगर समझ जाएंगे तो आपको क्या बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, ये जब एग्जाम पे आप करेंगे। समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हमारी इतनी काफी है, एडिशन रिएक्शन के अंदर इतना लिखना सफिशिएंट रहेगा। ओके, अब अगली रिएक्शन पे हम बढ़ते हैं, जो है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए एलिमिनेशन क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन का जस्ट अपोजिट, जिसमें आप क्या करते हैं, आपके पास ए है, आपके पास ए एटम क्या है, अगर आपका टूट गया किसमें, ए, और आप बोल सकते हो सॉरी ये आपका ए एटम नहीं कंसीडर करती हूँ, एक को मैं तोड़ूंगी नहीं। तो देखिए सपोज आपके पास कोई एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है ए बी। ओके, अगर ये ए बी मॉलिक्यूल आफ्टर रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, ए और बी में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका जो आपका एक आइसोलेट आपका अकेला मॉलिक्यूल था, ये 2 अलग अलग टाइप के एटम में आइसोलेट मतलब सॉरी टूट गया, तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन। एडिशन में आप क्या करते थे, ये दोनों एटम को ऐड करते एक सिंगल अटक बना लेते, तो ये हो जाती थी एडिशन रिएक्शन। ओके, तो आप डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर को तो बोल रहा है डेफिनेशन क्या होगी, एन एलिमिनेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन in which two substance or the two atom are removed from the molecule in either one of the two step mechanism and this reaction is known as the elimination reaction। तो वही बोल रहा है, जब आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल, आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बल्क में एक मॉलिक्यूल, अगर इस मॉलिक्यूल को आपने क्या छोटे छोटे पीस पर तोड़ दिया, तो ये रिएक्शन आपकी क्या बन जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपकी बहुत सारी टाइप की, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है SN1 SN2, वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन के भी आप टाइप पढ़ेंगे SN1 SN2। तो आप बोल सकते हैं कि
एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, मे बी 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, मे बी 2 स्टेप में। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आपकी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या होती है, वन रिएक्शन, यानी कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, तो आप बोलेंगे ऐसी रिएक्शन हो जाएगी ई1 रिएक्शन। और अगर आपकी रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या होती है, ई2 टाइप की रिएक्शन होती है, ई2 टाइप का मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, तो सिंपल बात ये हुई कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन तो कराएगी, बट इसकी जो मैकेनिज्म है, इसका जो रूट है वो आपका अलग अलग हो सकता है। मे बी वो एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करा दे, मे बी वो 2 स्टेप में रिएक्शन करा दे। अगर अगर आप इनकी स्टेप्स के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई करेंगे तो आपको इनका कितना टाइप्स मिलेगा, 3 टाइप। एक होगा ई1 रिएक्शन, एक होगी ई2 रिएक्शन, सॉरी, एक होगी आपकी ई1 सीबी रिएक्शन। ओके, तो सारे स्टेप्स को हम, सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट एक बार ऊपर देख लीजिए अगेन। ओके, अब ये चीज समझ में। दूसरी चीज, एक और पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो रिएक्शन होती है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमेशा किसी एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में या किसी मेटल की प्रेजेंस में या फिर बोल सकते हैं हीट की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है। तो ये रिएक्शन की कंडीशन होगी कि किस किस कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड होती है। ओके, अगली चीज ये है कि ये जस्ट अपोजिट है एडिशन रिएक्शन की, तो ऑब्वियस सी बात है इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो वही चीज लिखा है कि इसमें क्या होता है, आपका सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है जस्ट अपोजिट होती है किसकी, एडिशन रिएक्शन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, अब आगे बढ़िए, देखिए अगला बोल रहा है अगर आपकी रिएक्शन एक ही स्टेप पे कंप्लीट होगी। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जो मैंने आपको बोला, आपकी देखो रिएक्शन तो आपकी वही है कि आपने क्या कर रखा है, ए लिया है, आपका ए बी आपका मॉलिक्यूल है, आपने इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है, तो आपने ए प्लस बी माइनस, सपोज इसको मैं बोलूं ए प्लस बी, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। तो देखिए सपोज मैं बोलूं आपके पास ए बी आपका मॉलिक्यूल है और आपने इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कराई और ए और बी में टूट गया। ओके, तो देखो रिएक्शन आपकी यही है। ओके, आपका रिएक्शन ये है, लेकिन ये अलग अलग टाइप की मैकेनिज्म से फॉलो कर सकता है। जैसे आपको क्या है, आपको एक जगह से, आपको एक घर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, तो आप जाएंगे तो एक कोने से दूसरे कोने में, लेकिन आप अलग अलग रूट लेके जा सकते हैं। मे बी आप कोई दूसरा कमरा लेके चले, मे बी आप कोई दूसरी जगह से चले जाए, मे बी आप छत से चले जाए। तो आपका क्या है, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट ही वही है, लेकिन आपका रूट कौन कौन सा होगा, वो आपका क्या होता है, दो टाइप का होता है। मे बी आप अपनी रिएक्शन को एक ही स्टेप में कंप्लीट कराना चाहे, तो उस केस में जो रिएक्शन आप बोलेंगे उसे बोलेंगे ई2 रिएक्शन। लेकिन अगर आप रिएक्शन दो स्टेप में कराना चाहते हैं तो उस रिएक्शन को आप बोलेंगे ई1 रिएक्शन। ओके, तो काम वही है लेकिन पाथ अलग अलग है। इतनी चीज समझ में आई। अब वही चीज है, जैसे आपकी SN1 SN2 रिएक्शन होती है, वैसी ये भी होती है कि ये बोल रहा है कि आपका ई2 रिएक्शन, ये चीज रिफर नहीं कर रही है कि आपकी रिएक्शन क्या होगी, दो स्टेप में कंप्लीट होगी। ओके, तो ये जो E2 है, ये इसका क्या शो कर रहा है, काइनेटिक्स शो कर रहा है कि अगर आपकी रिएक्शन E2 टाइप की है, इट मींस इसका काइनेटिक्स क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी काइनेटिक्स क्या है, सेकंड ऑर्डर है। और अगर E1 है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन आपकी एक स्टेप में कंप्लीट होगी। E1 मतलब कि आपका जो काइनेटिक्स है, आपकी जो रिएक्शन का काइनेटिक्स होगा वो क्या होगा, यूनिमोलिकुलर, सॉरी, वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। समझ में? तो ये काइनेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है 1 और 2 का। ओके, इतनी चीज समझ में आई। ओके, तो ये है आपकी एलिमिनेशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके आगे को आप क्या कहेंगे, ठीक है। अब देखो है आपका नॉमेनक्लेचर यूज इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो आप एक बार ये भी देख लीजिए। देखो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, बट आप क्या होगा, कभी कभार आपको ऐसा मिलेगा कि आप कोई रिएक्शन देखेंगे, वो होगी तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, बट आप उसे प्रोनाउंस किसी अलग नाम से करेंगे। मतलब देखो यहाँ पर लिखा है डीप्रोटोनेशन। ओके, तो पता होगा आपको डीप्रोटोनेशन क्या होता है। प्रोटोनेशन मतलब सिंपली समझो, प्रोटोनेशन मतलब होता है, प्रोटोन मतलब होता है आपका H पॉजिटिव आयन। ओके, आपको पता होना चाहिए अगर हाइड्रोजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो आप उसे बोलते हैं प्रोटोन। ओके, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाए तो उसे बोलते हैं हाइड्राइड आयन। ओके, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आपके पास प्रोटोन है, प्रोटोन मतलब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, और अगर उसका डी हो रहा हो, डी मतलब क्या है, कहीं भी आपको डी टर्म मिले तो डी मतलब होता है रिमूवल। ओके, तो कभी भी आपका क्या है, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में प्रोटॉन का यानी कि H पॉजिटिव आयन का रिमूवल हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन रिएक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि डीप्रोटोनेशन भी क्या है, एक टाइप की एलिमिनेशन
एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो वही बोल रहा है कि आपकी रिएक्शन कोई है, सपोज मैंने कोई रिएक्शन कराई जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ओके, तो आपकी वो क्या हो जाएगी, डीप्रोटोनेशन रिएक्शन होगी, बट वो किसका टाइप होगी, वो एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी तो किसी कंपाउंड का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो H पॉजिटिव आयन का जब एलिमिनेशन होगा तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलेंगे डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, जो कि एक टाइप की क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, ओके। सिमिलरली आपके डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब अगर आपका डी मतलब मैंने वही बोला, डी मतलब होता है रिमूवल, अगर आपका कहीं भी किसी भी कंपाउंड में हैलोजन का, हैलोजन आपको पता है ना, आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ग्रुप, अगर इन ग्रुप्स का कभी भी किसी भी कंपाउंड में रिमूवल हो रहा हो, डी मतलब रिमूवल हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन तो होगी, बट आप इसे क्या बोलेंगे, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, ओके। अगली चीज, अब ये बोल रहे हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो डीहाइड्रो मतलब कि आपका H पॉजिटिव आयन का डी हो रहा, डी मतलब रिमूवल हो रहा, उसके साथ साथ हाइड्रोजनेशन भी, मतलब कि आपका सिर्फ H पॉजिटिव आयन का रिमूवल नहीं हो रहा, आपका हाइड्रोजन और H पॉजिटिव आयन दोनों का अगर किसी कंपाउंड में रिमूवल हो रहा तो उसे आप बोलेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ओके। अगला है डिहाइड्रेशन रिएक्शन या फिर आप बोलो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, देखो डी मतलब वही हो गया, डी मतलब हो गया रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पूरा आपका वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल मतलब जब आपका हाइड्रोजन और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन मतलब H2, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वाटर ही बनेगा। तो अगर किसी कंपाउंड में अगर आपका वाटर का रिमूवल हो रहा हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन या फिर बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। तो रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन ही है, बट इनका नॉमेनक्लेचर, इनका प्रोनाउंसिएशन, आपको जो टर्मिनोलॉजी होती है वो अलग अलग है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे सारे एग्जांपल, बट एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है कि आपके पास ये अल्कोहलिक कंपाउंड है, इसे आपने किसी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो ये भी आपकी एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि आपकी क्या है, ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर को भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ भी हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ भी दो हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब ओके, तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, ओके। लेकिन अगर आप एक काम कर लें कि यहाँ से आपने क्या किया, देखो वाटर आपने यहाँ से क्या है OH निकाला, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको भी यहाँ से एलिमिनेट किया, तो सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा जल्दी बताती हूँ क्योंकि बहुत बेसिक में हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ओके। तो सपोज मैंने क्या यहाँ से OH निकाला और इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो आपका क्या हो गया, वाटर ही तो रिमूवल हुआ, H2O ही तो निकला। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ से निकल गया, यानी कि ये वाला कंपाउंड मैंने निकाल दिया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया तो सिंगल बॉन्ड हो गया, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर आपके पास यहाँ OH है, यहाँ भी आपके पास दो हाइड्रोजन होंगे, ओके। अगर आपने क्या किया, यहाँ से इस हाइड्रोजन को, यहाँ से इस मतलब यहाँ से इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप यहाँ से गया, इसका मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ओके। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, आपको पता है, बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो यही वो रिएक्शन एक्सप्लेन करना चाह रही है, जिस पर आप देख सकते हैं आपका एक सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। कितनी सिंपल सी बात है ना। तो अब हम पढ़ते हैं, अब आगे बढ़िए, अब आगे आपका टाइप्स, ठीक है। अब आप देखो टाइप्स में ना आपने बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जितना मैंने सफिशिएंट मतलब पॉइंट्स वाइज लिखने हैं सारी चीजों को, जिससे आपका सारा मतलब मिल जाए कि हाँ आपको पता था इतना सब कुछ, ओके। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो देखिए आपको पता है इवन मतलब जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओके। तो पहला होता है आपका इवन रिएक्शन, दूसरी होती है आपकी E2 और तीसरी होती है आपकी इवन सीबी रिएक्शन, ओके। अब क्या होती है, हम सारी चीजें पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ज्यादा अंदर हमने नहीं घुसना है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, इसकी मैकेनिज्म शो कर दीजिएगा, ठीक है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रहती है, वो आप शो कर सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर को पता है आपको इवन रिएक्शन क्या होती है, जैसे आपकी SN1 होती है सेम इवन वैसी होती है, ओके। तो इवन को आप बोलेंगे, आपको पता है जैसे SN1 क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि आपका देखिए आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका रिएक्टेंट वो है, मतलब सपोज मैं बोलूं रिएक्टेंट आपके पास R है, आपने क्या कर रखा है, रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर दिया आपके प्रोडक्ट में, ओके। तो ये जो रिएक्शन है ना, वो सारे स्टेप से आपकी यही रिएक्शन प्रोसीड होगी, लेकिन आपका पाथ अलग अलग है। अगर आप इवन मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे तो आपको जो रिएक्शन कंप्लीट करानी होगी वही रिएक्शन रहेगा, वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट रहेगा, वही प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन आपकी जो रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, ओके। अगली चीज आपको पता है, इसको भी आप बोलेंगे, जैसे आप यहाँ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते थे, वैसे ही आप यहाँ बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन तो बोलेंगे, बट यहाँ लगाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन,
रिएक्शन। ओके, जैसे हम बोलते थे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अगली चीज यहाँ पे जो अगर आप रेट निकालेंगे तो आपको पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट हमेशा आपके कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, यहाँ पर आपका कितना कंसंट्रेशन टर्म है। ओके, और आपका इवन के केस पे क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म कितना होता है? एक, वो भी कौन? आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। कैसे? मैं आपको यहाँ भी शो करा देती हूँ, देखो ये है आपका इवन मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपके इवन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ओके, तो इवन रिएक्शन में आपको मैंने क्या बोला, रिएक्शन आपका 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ दिखाया भी जा रहा है 2 स्टेप में। ये देखो, ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, आपने यहाँ क्या किया, एलिमिनेट किया किसको? अपने बीआर ग्रुप को, जो कि आपका क्या एक टाइप का हैलोजन है। तो आपने जैसे यहाँ से पहले स्टेप में बीआर को एलिमिनेट किया, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पर को कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। और आपको पता है SN1 के केस में भी आपको ये चीज तो पता होगी ना, SN1 के केस में भी आपका क्या होता है, कार्बोकैटायन ही जनरेट होता है। तो दोनों चीजें आपकी सेम है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने बीआर निकाला तो आपका कार्बोकैटायन आया। अब आया तो क्यों आया, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्या होता है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, यानी कि कार्बन, सॉरी, आपका जो ये कार्बन है ये तो कार्बन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो एक टाइप का लिविंग ग्रुप है ना, तभी ये लीव कर रहा है रिएक्शन कंडीशन से, यानी कि ये एक टाइप का लिविंग ग्रुप है। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि लिविंग ग्रुप क्या होता है, बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो बीआर देखो, बीआर भी आपका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बट कार्बन के रिस्पेक्ट में अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो क्या होगा, जब भी आप इस कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहेंगे, आप सिंपली समझिए, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में भी तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने हाथ मिलाया और बॉन्ड बना दिया। ओके, लेकिन अगर आपने यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि आपने लिविंग ग्रुप को सिस्टम से बाहर निकालना है, तो जैसे ही आप यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, तो आपका जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लिविंग ग्रुप, यानी कि जो आपका बीआर है इसके साथ चले जाएंगे, तभी तो बीआर के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज है। और आप कभी भी देखेंगे लिविंग ग्रुप हमेशा नेगेटिव चार्ज लेके जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, लिविंग ग्रुप क्या है, मैंने आपको क्या बोला, कार्बन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस लिविंग ग्रुप ने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अट्रैक्ट किसकी ओर हो रहे हैं, एल की ओर। तो जब भी यहाँ बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, फाइट होगा, तो क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन है वो किसका सपोर्ट करेंगे, इस एल का सपोर्ट। तो इन दोनों का जब रिश्ता टूटा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसके साथ चलेगी, एल के साथ। तो कार्बन बेचारे के पास क्या, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये बन गया कार्बोकैटायन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोमीन, जो कि एक टाइप का लिविंग ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मजे मार के बाहर चला गया। इतनी चीज समझ में आई, पहले स्टेप में ये हुआ। ओके, तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में आपने इथाइल अल्कोहल लिया, ठीक है। इथाइल अल्कोहल ने क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका मिथाइल ग्रुप है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कार्बन CH2 यहाँ लिख दिया और एक और हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, तो आपने अगले स्टेप में क्या किया, इस हाइड्रोजन को भी यहाँ से निकाला। क्यों? क्योंकि ये बीआर बेचारा भी तो क्या है, बीआर के पास नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो बीआर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको एक पॉजिटिव स्पीसीज चाहिए। तो इसने क्या किया, इस कार्बन के पास जो पहले 3 हाइड्रोजन थे, रुकिए मैं इसे इरेज करके दिखाती हूँ। इस कार्बन के पास, जिसके साथ पहले क्या थे, 3 हाइड्रोजन थे, ऐसे कुछ था, इसने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल ले गया। ओके, तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के ले गया, क्या किया, इस हाइड्रोजन ने जो ऐसा पॉजिटिव के फॉर्म में था, इसने कंबाइन कर लिया बीआर के साथ, क्योंकि बीआर नेगेटिव है, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके HBr बना देंगे। इतनी चीज समझ में आई। अब यहाँ पर को क्या हुआ, एक बॉन्ड की कमी होगी, देखो अब यहाँ पर को क्या बच गया, CH2 के साथ आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये चीज भी हो गया ना, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है। ओके, ये कार्बन के पास ऐसा लगा हुआ है, देखिए मैं आपको क्लियर समझाती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो कार्बन है ये ऐसा है। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये हाइड्रोजन निकालना है बीआर के लिए, क्योंकि बीआर एक नेगेटिव स्पीसीज है, मुझे पॉजिटिव स्पीसीज चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में तो कार्बन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो हाइड्रोजन के इन दोनों के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास जाएंगे, कार्बन के साथ जाएंगे, और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, जो कि कंबाइंड होगा Br नेगेटिव के साथ और बना लेगा HBr। और यहाँ पे जो आपका CH2 था, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव। अब आप देखिए, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो यहाँ पर बना देंगे ये डबल बॉन्ड। देखो, अगर आपका क्या है, इसके पास क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर बना दिया बॉन्ड, जिससे क्या है, इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होगी,
इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होगी, तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। अब आप देखिए ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर को क्या है, सारे ग्रुप्स एलिमिनेट हो रहे हैं, बाहर से आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। देखो सब कुछ तो एलिमिनेट ही हो रहा है, और आपका जो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैचुरेट कंपाउंड में। तो सिंपल सी बात है, ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आपके दो स्टेप में दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो आप बोलेंगे कि ये किस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है? सॉरी, ये एक टाइप की इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है इवन के केस में रिएक्शन आपकी एक स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, एक और चीज मैंने क्या बोला, अगर आप इसका रेट निकालेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो ये सेम चीज है जैसा आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको 10 बार पढ़ा दिया, और आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 10 बार आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली होगी, क्योंकि हर जगह आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये स्टेप आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। क्योंकि देखिए कार्बन एक टाइप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इनके बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो रही है। पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, तो इन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग है, क्योंकि पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव। ओके, और फिर भी आप चाहते हैं कि इनके बीच में, इनके रिश्ते में आ जाए दरार, जबकि इनकी बॉन्डिंग अच्छी चल रही है। तो इस बॉन्डिंग को, इन दोनों के रिश्ते को तोड़ना क्या होगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बड़ी है। ओके, तो ये स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड को तोड़ने में टाइम लगेगा, तो ये स्टेप आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इतनी चीज क्लियर है? और यहाँ पर आपका फास्ट स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर को, अगर आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, इसको क्या है, जल्दी से जल्दी कोई नेगेटिव चाहिए ताकि इसके ऊपर क्या हो जाए, जल्दी बॉन्ड बन जाए। तो ये स्टेप आपकी हमेशा क्या होती है, फास्ट होती है। और आपको ये भी पता है कि जब आप रेट निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो रेट कब कहाँ से निकलता है, आपके स्लोवेस्ट स्टेप से। जो आपका स्टेप स्लोवेस्ट होगा वो आपका रेट डिटरमाइनिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये भी मैं आपको बताती हूँ कि देखो आपकी वही चीज, वो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपको घर के एक कोने से घर के दूसरे कोने पर जाना है, और अगर आप वहां दौड़ के दूसरे एक कोने से दूसरे कोने पे चलेगी, तो आपने देखा नहीं होगा कि सारे कमरे में क्या क्या हो रहा है। समझ में आया? लेकिन अगर क्या आप लटकते मटकते क्या है, धीरे धीरे सारे कमरों के चक्कर मारेंगे, तो अब सारे कमरों में क्या क्या चल रहा है सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ, ये स्टेप आपका इतना स्लोली चल रहा है कि इससे सब कुछ पता है कि रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन ये स्टेप क्या बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई। तो आप कभी भी रेट निकालते हैं तो स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जो स्लोवेस्ट स्टेप बोलेगा कि हाँ हाँ ऐसा हो रहा है रिएक्शन में, तो आप इसी का कहना मानेंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चल के आए, इसे पता है रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। ओके, तो रेट मैंने क्या बोला, रेट आपका क्या हमेशा कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। और कंसंट्रेशन टर्म आप देखिए यहाँ पर को क्या है, सिर्फ एक ही तो है। कंसंट्रेशन टर्म मतलब रिएक्टेंट साइड आपकी कितनी स्पीसीज है। अब आप देखिए एक ही स्पीसीज है, तो यहाँ रिएक्शन क्या है, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन टर्म यानी कि रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। और रिएक्टेंट है आपका एक, इसकी पावर है एक, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि काइनेटिक्स क्या होगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। समझ में आए? तो वही चीज यहाँ पर को लिखा हुआ है कि आपका क्या ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। उसके साथ साथ ये एक टाइप की रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन मतलब जहां आपको स्पेसिफिकली पता होता है कि किस पोजीशन में आपने अपना बॉन्ड तोड़ना है और किस पोजीशन में बॉन्ड आपका जोड़ना है। तो ये रिएक्शन आपकी होती है रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अगर आपको इसमें ब्रीफ में पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट पे चेक कीजिएगा, मैंने रीजियो सेलेक्टिव स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन सारी चीजें अपलोड की हुई हैं। ओके, सेपरेटली। ओके, इतनी चीज समझ में आई? अब देखो सिमिलरली क्या होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं E2 टाइप में। E2 टाइप होगा तो E2 क्या होगा, सेम एज होगा जैसा आपका SN2 था। ओके, तो आपको पता है SN2 रिएक्शन क्या होती है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसमें क्या है सारा काम आपका एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, और वो रिएक्शन में क्या होगा, इंटरमीडिएट आपको मिलेगा। ओके, और आप इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्यों बोलते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन? क्यों? क्योंकि इस पे जो काइनेटिक्स होता है वो आपका सेकेंड ऑर्डर होता है। तो सेकेंड ऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि आपका जब यहाँ आप इसमें रेट निकालेंगे, तो आपका जो रेट है वो आपके दो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, जब मैं आपको उसकी मैकेनिज्म दिखाऊंगी वहां शो कराऊंगी। ओके, तो अगली चीज ये एक टाइप की स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल एज रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आपको इसकी मैकेनिज्म पहले देखिए, मैं आपको यहाँ शो कराती हूँ। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक बार आप सिंपली देखिए, देखो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, जो आपका ऊपर जाना रिएक्टेंट प्रोडक्ट वही है। ठीक है, अब आप रूट अलग अलग ले रहे हैं, अब आप E2 रूट को चलते हुए चल रहे हैं, यानी कि E2 रूट के थ्रू चल रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर को क्या होता है ना, E2 में आपके जो दोनों स्टेप है, आपका एक स्टेप था कि आप यहाँ से Br यानी कि अपना लिविंग ग्रुप को क्या निकाल रहे थे, यानी कि अपना लिविंग ग्रुप निकाल रहे थे। ओके, और एक स्टेप था जिसमें आप क्या कर रहे थे, अपना प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन को निकाल रहे थे। तो यहाँ पर E2 मैकेनिज्म क्या है, ये दोनों स्टेप आपके साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि एक के बाद एक तुरंत होने लग जाते हैं। ओके, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ही पहले स्टेप में आपकी क्या होगा, Br यहाँ से निकलेगा। Br निकलेगा तो आपको पता है Br एज अ नेगेटिव चार्ज आएगा, मैं आपको ऊपर भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो Br के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव,
और ये Br क्या चाहेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, अब ये Br बोलेगा कि चलो मुझे एक पॉजिटिव चीज दे दो। पॉजिटिव कहां से आएगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहां से। तो आप क्या करेंगे, इसे CH2 में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये जो कि H पॉजिटिव के फॉर्म में होगा, इसे कौन ले जाएगा, ब्रोमीन ले जाएगा, Br नेगेटिव। तो आपका क्या होगा, यहाँ से माइनस HBr हो जाएगा पहले स्टेप में, और आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि कुछ ऐसा होगा। देखिए अब ये कार्बन के ऊपर, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, वैसे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये स्टेट हो जाएगी आपकी इंटरमीडिएट स्टेट। ओके, अगले स्टेप पे क्या होगा, अगले स्टेप पे कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को देखेंगे और अट्रैक्ट होकर क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे डबल बॉन्ड, तो आपका बन गया प्रोडक्ट। इतनी चीज क्लियर है। अब मैंने ये तो हो गया कि आप समझ गए कि ये रिएक्शन आपकी एक स्टेप में कंप्लीट होगी। ओके, बट मैंने बोला कि इसका काइनेटिक जो है वो एक टाइप का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि रेट आपका क्या है, आपका दो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता होगा कि रेट हम किसकी निकालते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप की, और यहाँ स्लोवेस्ट कौन है, ऑब्वियस सी बात है ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो सेम चीज है, आपका कार्बन एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ब्रोमीन आपकी एक नेगेटिव स्पीसीज है, पॉजिटिव को नेगेटिव मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, और बॉन्डिंग अच्छी है तो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना हो जाएगा डिफिकल्ट। सिमिलरली यहाँ भी कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्डिंग अच्छी होती है, इनको तोड़ना भी क्या हो जाएगा, थोड़ा मतलब इतना अच्छी नहीं होती, मतलब ये तो टूट जाएगा बट ये तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये स्टेप आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा। ओके, लेकिन ये स्टेप फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, देखो आपका जैसे मैग्नेट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वो एक दूसरे को देखते हैं तो वैसे चिपक जाता है ना, तो वही चीज यहाँ होगी। ये क्या है, आपकी रिएक्शन तुरंत कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, फास्ट होगा ये स्टेप। ओके, तो रेट आपका कहां से पता चलेगा, इस स्टेप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो कंसंट्रेशन टर्म है, एक ये, एक आपकी जो रिएक्टेंट है वो, एक आपकी जो रिएक्शन कंडीशन है, तो ये दोनों के बेसिस पे आपको जो रेट होगा वो आपका होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल सी बात होगी, ये था आपका E2 टाइप मैकेनिज्म, E2 टाइप की रिएक्शन। कितनी सिंपल सी बात है। तो आपको सारी चीजें पॉइंट में लिखनी है, ठीक है, तो पॉइंट में लिखेंगे तो टाइम भी बचेगा और सारी चीजें आप टीचर को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। ओके, और जो लास्ट होती है ये होती है आपकी इवन सीबी टाइप। ओके, तो इवन सीबी टाइप क्या होती है वो भी आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा है इवन सीबी टाइप की, एक टाइप की क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो कि 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, ये भी आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। अगला बोल रहे हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ए यूनिमोलिकुलर कंजुगेशन बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये टाइप की, ये क्या होती है, एक टाइप की यूनिमोलिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर आप बोलेंगे, देखो यूनिमोलिकुलर आप कब कब बोलते हैं, जब आप एक लेते हैं, एक मतलब जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, इट मींस ये भी एक टाइप की यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, और इसका जो रेट होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। इतनी चीज क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर को कंपाउंड हैव एसिडिक हाइड्रोजन एटम एज वेल एज अ लिविंग ग्रुप स्टैंडर्ड इन अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा था कंपाउंड हैज एसिडिक हाइड्रोजन। इस टाइप की रिएक्शन अगर आपने करानी है तो उस कंपाउंड में एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, आपके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है और आपके पास एक वीक लिविंग ग्रुप है, जैसे आपका क्या है OH। तो इस टाइप के कंपाउंड में आपको ये रिएक्शन शो होगी, जैसे आपकी क्या होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैंने क्या बोला, एक एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव, एक वीक बेस यानी कि वीक आपके पास लिविंग ग्रुप यानी कि OH नेगेटिव, तो ये दोनों कंबाइन कराएंगे तो आपका क्या बनाएंगे, H2O ही तो बनाएंगे। तो ये एक टाइप की क्या होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कोई आप अगर आपने ऊपर देखा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन कोई इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है इवन सीबी टाइप रिएक्शन मैकेनिज्म। इतनी चीज क्लियर है। तो इसका इतना मैकेनिज्म वगैरह शो मत कीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। इतनी चीज क्लियर है। तो ये थी आपकी सेकंड टाइप एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब तीसरी रिएक्शन आप देखेंगे तो वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि सेम आपकी एलिमिनेशन जैसी होती है। ओके, तो आप इसमें भी क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन कीजिए, एक प्रॉपर एग्जांपल दीजिए, एंड देन क्या कीजिएगा, इनके आपको पता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दो टाइप से होती है, दो टाइप से तो चलो बहुत टाइप से होती है, लेकिन कराने वाले जो सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो पहले आप जस्ट एक्सप्लेन कीजिएगा एंड देन आप डिफरेंस के फॉर्म में, ऐसे टेबल के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि आप पूरा थ्योरी लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपली लिखिएगा ताकि क्या है, सारे कॉन्सेप्ट आप टीचर को एक्सप्लेन भी कर पाए और टाइम टेकिंग भी ना रहे। ओके, अब देखो उसके बाद क्या, सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू, सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता भी देती हूँ, देखिए।
ये क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है आपको पता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आप किसी ग्रुप की हेल्प से, बाहर से कोई ग्रुप की हेल्प से, जो जनरली आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, उनकी हेल्प से क्या है, किसी ग्रुप को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कराते हैं। ऐसी रिएक्शन होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप एग्जांपल, सॉरी, पहला प्रॉपर डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन एन केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूट करना यानी कि डिस्प्लेस करना, एक की पोजीशन किसी दूसरे को दे देना। आप यहाँ सिर्फ एलिमिनेट, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन को सेम मत समझना, क्योंकि देखिए एलिमिनेशन में क्या है, सिर्फ आप एलिमिनेट कर रहे हैं, कुछ भी किसी नए ग्रुप को आप वहां ऐड नहीं कर रहे। सारे ग्रुप आपने क्या किया, बीआर और हाइड्रोजन को ही तो एलिमिनेट किया, और यही दोनों ग्रुप क्या है आपके कंपाउंड में ऑलरेडी थे। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ चीजों को एलिमिनेट कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बाहर से एक ग्रुप दिया है, अंदर के ग्रुप से उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या होगी, लगेगी तो एलिमिनेशन जैसी, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है ग्रुप, लेकिन एलिमिनेट के साथ साथ नया ग्रुप ऐड भी हो रहा है। तो ये क्या होती है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, वो है आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन का। ओके, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी कंपाउंड में अगर हेलोजन का एडिशन हो रहा है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले कंपाउंड, मतलब एलिमेंट, तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन मिलेगी जहां आपको ये हेलोजन एटम का एडिशन हो रहा होगा, ऐसे रिएक्शन को आप बोलेंगे हेलोजनेशन रिएक्शन। ओके, अब बोलोगे ये आप एडिशन क्यों नहीं कह रहे, देखो आप एडिशन कहते तो ये आपका हेलोजन एटम का सिर्फ एडिशन होता वहां पे, समझ में आ रहा, यानी कि अगर आप सिर्फ हेलोजन एटम को ऐड करते तो वो एडिशन होता, लेकिन जब आप हेलोजन को ऐड करेंगे ना इस रिएक्शन में, तो एक ग्रुप आपका बाहर भी निकलेगा। इट मींस ये प्रॉपर एडिशन भी नहीं है, प्रॉपर एलिमिनेशन भी नहीं है, तो आप ये क्या है, इन दोनों का एडिशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये है आपके पास क्या, मीथेन। ओके, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ओके, आपने क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। मैंने बोला था होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे दो बॉन्ड पर, एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा। तो यहाँ पर को आप जो क्लीविंग करेंगे वो आपकी होगी होमोलाइटिक, यानी कि बॉन्ड को एक यहाँ भी तोड़ेंगे, यहाँ भी तोड़ेंगे, यानी कि Cl को बोलेंगे तू अपना इलेक्ट्रॉन ले, इस Cl को बोलेंगे तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले, और इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। ओके, और यहाँ भी आपकी क्या होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। कैसे, आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, तो बॉन्ड जब टूटेगा, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन से बने, तो आप बोलेंगे अपना इलेक्ट्रॉन तू पकड़, अपना इलेक्ट्रॉन तू पकड़। तो जैसे ही यहाँ पर क्लीवेज होगी, तो देखिए आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। ये कार्बन है, हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये भी आपका वैसा का वैसा ही, और यहाँ पर को कार्बन क्या आ गया, फ्री रेडिकल, इस हाइड्रोजन के पास आ गया फ्री रेडिकल। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका Cl है, यहाँ पे क्या है, दूसरे इस Cl के पास भी एक फ्री रेडिकल, इस Cl के पास भी एक फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये देखिए ये Cl जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्यों, क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे बॉन्ड। तो यहाँ पर बन जाएगा C और Cl का बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इनके पास भी एक एक फ्री रेडिकल है, तो ये दोनों भी कंबाइन करेंगे और बनाएंगे बॉन्ड और बन जाएंगे HCl। तो समझ गए, तो यहाँ पर को भी क्या होगा, आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी कि फ्री रेडिकल के फॉर्म में आपका प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये रिएक्शन आपकी एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, जो कि एक टाइप की हेलोजनेशन रिएक्शन है। हेलोजनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने हेलोजन को ऐड तो किया, लेकिन यहाँ से एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट भी किया। ओके, तो ये ना आपकी एडिशन रिएक्शन है, ना आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल सी बात। तो आप यहाँ पर को हेलोजनेशन रिएक्शन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सिंपली बताएंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी क्या है, कराने वाले जो कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूटिंग एज, तो देखिए, फिर आप क्या बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन कराने वाले जो आपके एजेंट है, जो आपका सब्स्टिट्यूशन कराने हैं, वो आपकी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर इलेक्ट्रोफाइल कराएंगे तो आप सब्स्टिट्यूशन को क्या टर्म बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर न्यूक्लियोफाइल कराएंगे तो उसे आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट होते हैं। अगर कोई भी चीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज ना, तो अगर नेगेटिव चार्ज की कमी है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि जो भी
कोई स्पीसीज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ऐसे स्पीसीज को आप बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। अब आप देखिए, अब आप सिंपली ऐसे ना डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन कीजिएगा, वरना अगर आप खोल खोल के बताएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ओके, और एक ही रिएक्शन आपने नहीं बतानी, आपने बहुत सारी रिएक्शन बतानी है, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अब देखो आप यहाँ क्या बोलेंगे, ठीक है, मैं चेंज करती हूँ। देखिए ये क्या बोल रहा, SN1 और SN2 में डिफरेंस आपको पता है। SN1 मतलब ऐसी रिएक्शन जो आपकी यूनिमोलिकुलर हो, और ये आपकी बाइमोलिकुलर होती है। SN1 के केस में आपको पता है रिएक्शन आपकी हमेशा 2 स्टेप पे प्रोसीड करती है, तो यहाँ लिखा है रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में प्रोसीड करेगी। SN2 की रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में प्रोसीड करती है। ओके, और आपको पता है अगर कोई रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, ये जो 1 है वो किसके लिए स्टैंड करता है, इसकी काइनेटिक्स के लिए, यानी कि इस केस में जो आपकी काइनेटिक्स होगी, आपकी काइनेटिक्स क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, और यहाँ आपकी काइनेटिक्स क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर होगी। कैसे, अगर आप रेट निकालेंगे तो आपका जो रेट है वो एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। SN1 के केस में मैं आपको एलिमिनेशन के केस में जैसा बताया, सेम वैसा ही यहाँ भी है, तो कंसंट्रेशन टर्म पे, एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, इसकी पावर होगी 1, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे देखो रेट आपका 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, तो इनकी पावर आप 1 + 1 = 2, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, और इस केस में आपका हमेशा इंटरमीडिएट जो बनता है वो आपका क्या बनता है, कार्बोकेटायन। आपने देखा है एलिमिनेशन के केस में, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बोकेटायन, और यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट होगा वो होगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो दोनों का इंटरमीडिएट भी मैंने आपको शो करा दिया। ओके, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट आपका ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब देखो यहाँ पर कोई एक और चीज है कि ये जो रिएक्शन होती है, ये आपकी जो, इसका अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको 2 टाइप की मिलेगी। एक तो मिलेगा रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी कि आपका कॉन्जुगेशन क्या है, एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं है। मतलब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा ना जो, बेटा रिएक्टेंट से अगर आप प्रोडक्ट में जाएंगे और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करेंगे, यानी कि इनका कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, तो SN1 के केस पे क्या होगा, कभी कभी तो आपको ऐसा केस भी मिलेगा कि इनका कॉन्जुगेशन, सपोज इसका S है तो इसका भी कॉन्जुगेशन S ही होगा, अगर इसका R है तो इसका R भी होगा, इसका भी R ही होगा। यानी कि ऐसे कॉन्जुगेशन को आप बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। रिटेंशन मतलब रिटेन होना, वैसा का वैसा रहना। अगर आपका कॉन्जुगेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में वैसा का वैसा ही है, चेंज नहीं आया, तो इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। तो SN1 के केस में आपका क्या है, कभी कभार रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन को भी देखा जाता है। ओके, और यहाँ पर कोई इन्वर्जन को भी देखा जाता है, यानी कि कभी कभार आपको ऐसी रिएक्शन मिलेगी कि यहाँ पर कोई इन्वर्जन हो जाएगा कि आपका S जो कॉन्जुगेशन है वो आपका R में कन्वर्ट हो जाएगा, R जो है वो आपका S में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों टाइप का देखा जाता है SN1 के केस में, लेकिन SN2 के केस में हमेशा इन्वर्जन होता है। आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर आप कॉन्जुगेशन देखेंगे, अगर इसका R है तो इसका पक्का से S होगा, अगर इसका S है तो इसका पक्का से R होगा। तो ये इनका हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। इतनी चीज समझ में आई, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा, काफी है। ओके, अगली चीज आप इसका मैकेनिज्म प्रॉपर दिखा दीजिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ओके, तो मैकेनिज्म से सब कुछ समझ लेते हैं। देखो आपको पता है SN1 रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में होती है, तो 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई, और यहाँ पर को जो रिएक्शन होती है वो आपका एक इंटरमीडिएट देती है, जिसे आप बोलते हैं कार्बोकेटायन, आपको यहाँ दे भी दिया। ओके, एक और चीज मैंने आपको बोली थी कि ये रिएक्शन में आपका जो रेट होता है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है रेट आपका स्लोवेस्ट स्टेप से पता चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया क्यों होता है। और अगर आप इस स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे रेट निकालेंगे तो रेट आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि रिएक्टेंट साइड कितने टर्म है, तो एक टर्म है, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सी बात है। और आप मैकेनिज्म समझ गए, जैसे आपकी इलेक्ट्रोफिल सॉरी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन में बताई थी, वही चीज है कि यहाँ से आपने कार्बन और ब्रोमीन के बीच का पहले बॉन्ड तोड़ना है, तो ब्रोमीन के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे तो ब्रोमीन तो पूरा नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे ऊपर बताया। तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन लेके जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में आपने अपना न्यूक्लियोफाइल जो कि आपका OH नेगेटिव है, इसे जैसे ही ऐड किया तो OH नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है आसानी से। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेगा, चलो कार्बन तुम पॉजिटिवली चार्ज है, तुम्हें नेगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज के अपने बैलेंसी को कंप्लीट कराना है, तो मेरे साथ बना लो बॉन्ड, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा और तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लूंगा, तो तुम्हारी वैलेंसी भी पूरी। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे तो आपका एक हाइड्रो प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो हाइड्रो प्रोडक्ट बन जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, लेकिन ये स्टेप आपकी कौन सी फॉलो करेगी, मैकेनिज्म SN1। ओके, समझ में आया सारी चीजें। सिमिलरली SN2 के केस में क्या होगा, वही रिएक्टेंट है, वही आपका प्रोडक्ट है। ओके, लेकिन रूट अलग है। इसमें आपने क्या किया, पहले यहाँ से पहले स्टेप में आपने यहाँ से Br को निकाल दिया, और न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया,
मतलब पूरी तरह से नहीं निकाला, आपने जस्ट ये सोचा कि Br के साथ यहाँ से बॉन्ड तोड़ देता हूँ, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा कंपाउंड है जो कभी भी बॉन्ड तोड़ता है, कभी भी बॉन्ड जोड़ता है। ओके, कार्बन ऐसा कंपाउंड नहीं बोलना चाहिए, एलिमेंट बोलना चाहिए। ओके, तो ये क्या करते हैं, किसी के साथ भी बॉन्ड जोड़ देता है, किसी के साथ भी तोड़ देता है। तो जैसे ही आप बाहर से देखो, यहाँ पर आपने पहले न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस नहीं देते हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस देते तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को लालच दे देता कि चलो Br के साथ कहाँ लगे हो, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। तो यहाँ देखिए, आप SN1 के केस में आपने न्यूक्लियोफाइल की यहाँ प्रेजेंस दी ही नहीं, इसको न्यूक्लियोफाइल से दूर रखा है। ओके, तभी ये आसानी से Br तोड़ रहा है। लेकिन SN1 SN2 के केस में आप क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस दे रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसको थोड़ा लालच देगा कि यहाँ Br के साथ कहाँ है, मेरे साथ आ जा, क्योंकि मेरे पास है नेगेटिव चार्ज, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लूंगा। ओके, तो ये क्या करेगा, बस ये सोचेगा कि चलो Br के साथ बॉन्ड तोड़ता हूँ, OH के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड जोड़ता हूँ। तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन आ जाएगी जिसमें कार्बन सोच रहा होगा कि Br के साथ बॉन्ड तोड़ता हूँ, OH के साथ जोड़ता हूँ। तो ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन आई जिसे आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अगले स्टेप में इसने जो सोचा था उससे पूरा भी कर लेगा, Br को बाहर फेंकेगा और ऑक्सीजन के साथ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसके साथ बना लेगा बॉन्ड। तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल आपको फॉर्म हो गई। ओके, तो वही रूट है, मतलब वही रिएक्टेंट है, वही प्रोडक्ट है, बट आपका रूट अलग है। समझ में आया? तो ये रिएक्शन आप बोलेंगे कि SN2 है, क्यों? क्योंकि आपकी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हुई। आपका जो ट्रांजिशन इंटरमीडिएट था वो आपकी क्या थी, एक ट्रांजिशन स्टेट थी। देखो सारे पॉइंट आपके जो मैंने यहाँ लिखा है वही सारी चीजें बोल रही हूँ। आपकी जो काइनेटिक्स है वो सेकंड है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ये स्टेप आपका स्लोवेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या है, बिल्कुल बना हुआ अच्छी बॉन्डिंग है, तो तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ जोड़ना क्या, यहाँ पर कोई स्टेप आपका सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ने तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जोड़ दिया है, तो ब्रोमीन को इसे तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन के पास 5 वैलेंसी पॉसिबल ही नहीं है। देखो अगर यहाँ ब्रोमीन के साथ भी ये जोड़ना जुड़े रहना चाहता तो कार्बन कितने बॉन्ड बना लेता, 1 2 3 4 5, तो 5 तो कार्बन के लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। कार्बन तो हमेशा 4 वैलेंसी शो करता है, यानी कि टेट्रावैलेंट एटम है। तो कार्बन क्या करेगा, ब्रोमीन को इसको साथ छोड़ना ही पड़ेगा। तो Br जैसे साथ छोड़ेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये स्टेप आपकी बनेगी स्लोवेस्ट, और स्लोवेस्ट के बेसिस पे जब आप रेट निकालेंगे तो आपका रेट किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन टर्म। तो मैंने क्या बोला, यहाँ आपकी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस है, तो यहाँ दो टाइप के रिएक्टेंट हो गए, एक तो आपका ये रिएक्टेंट है और दूसरा आपके पास न्यूक्लियोफाइल। तो दो टाइप के कंसंट्रेशन टर्म, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सेकंड। इतनी चीज समझ में आए? तो इतने से आप एक्सप्लेन कीजिएगा, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखो, देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे को, फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जल्दी हम ये चीज भी खत्म कर लेते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमने क्या चीज करनी चाहिए ताकि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमें करानी है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकते हैं। ओके, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने बढ़ाने वाले फैक्टर्स जो है वो आपके तीन होते हैं। कौन कौन से? पहली चीज की आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कैसा हो, यानी कि आपने किस टाइप का मॉलिक्यूल लेना है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिससे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। और ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ओके, दूसरी चीज आपका ये लिविंग ग्रुप, किस टाइप का आप लिविंग ग्रुप को लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर होगा आपका लिविंग ग्रुप। तीसरा फैक्टर होगा इस कार्बन और इस लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड, इसका बॉन्ड, यानी कि अगर बोलो कार्बन और लिविंग ग्रुप मोस्टली आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड किस टाइप का हो कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाए या फिर घट जाए। ओके, तो देखिए सिंपली अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं कि आपके जो तीन फैक्टर्स हैं जिसमें से आपके दो फैक्टर, एक है आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी, यानी कि किस टाइप का आपका लिविंग ग्रुप हो, और तीसरा फैक्टर जो है आपका CX1 यानी कि कार्बन और जो आपका लिविंग ग्रुप है इसके बीच का बॉन्ड कैसा हो। ये दोनों फैक्टर्स ना आपकी दोनों टाइप की रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है SN1 और SN2 दो से दोनों से हो सकती है। तो ये जो दो फैक्टर्स है ये दोनों के लिए कांस्टेंट रहता है, यानी कि आपका लिविंग ग्रुप का बिहेवियर जो होना चाहिए वो आपका SN1 के केस में भी होगा, वही आपका SN2 के केस में भी होगा, और CX का नेचर भी क्या होगा, सेम होगा आपका SN1 और SN2 के केस का, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें बार बार लिखने से अच्छा बीच में बोल दीजिएगा कि ये दोनों चीजें क्या है, दोनों रूट के लिए, यानी कि SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म के लिए सेम है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीजें जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार सुनिएगा आप यहाँ से ध्यान से। तो देखिए अगर मैं बोलूं पहला फैक्टर जो है आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि आपका देखो, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, आप बोलेंगे मैंने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला, क्योंकि देखो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज कहाँ अटैक करती है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज पे। तो अगर आपका अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है तो ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल के बदले आप इलेक्ट्रोफाइल लेते तो ये वाला जो ग्रुप होता वो आपका न्यूक्लियोफिलिक ही होता, समझ में। तो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोले या फिर आप बोले इलेक्ट्रोफाइल, दोनों सेम है।
है। ओके, तो अब मैं सबसे पहले बताती हूँ कि SN2 मैकेनिज्म में आपका इलेक्ट्रोफाइल या फिर आप बोलते हैं सबस्ट्रेट वो कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए सिंपली अब आप देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके दिखाती हूँ। ये आपका SN2 मैकेनिज्म है। ओके, अब आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर को आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस टाइप का होना चाहिए ताकि आपकी जो रिएक्शन है ना वो फास्टर वे में प्रोसीड हो। ओके, तो सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको पता है ना SN2 के केस में आपकी इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, और इंटरमीडिएट में क्या है आपका हमेशा इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पर इन्वर्जन होता है, मतलब कि आपका देखो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये हमेशा 90 डिग्री पर अटैक करता है आपके लिविंग ग्रुप से। आपका लिविंग ग्रुप इस साइड प्रेजेंट है तो आपका न्यूक्लियोफाइल इससे 90 डिग्री से अटैक करेगा। अगर यहाँ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक कराता है लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से अटैक कराता है, यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ तभी तो ऐसा बनता है कि कार्बन ये ग्रुप को आपने कहा यहाँ ऐसे अटैच कर दिया ताकि आपका ये जो ग्रुप है OH ग्रुप यानी कि न्यूक्लियोफाइल और Br को अच्छी खासी स्पेस मिल जाए, क्योंकि थोड़े बल्की हो जाते हैं रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ओके, तो आपने क्या करना है, इनको ऐसे अरेंज करना है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मैंने क्या है यहाँ पर आप देखिए कार्बन के साथ मैंने तीनों क्या है हाइड्रोजन एटम लगाए। ओके, अगर मैं एक काम करूं कि मैं इनको हाइड्रोजन एटम ना बना के इनको बना दूं CH3, इसको भी बना दूं CH3 और इसको भी बना दूं CH3, तो क्या यहाँ पर रिएक्शन फेवरेबल होगी? ऑब्वियस सी बात है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर को आपने बल्की ग्रुप लगा दिए तो बल्की ग्रुप लगाने की वजह से क्या होगा, जब आप न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक कराना चाहोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप देखो, अगर मैं यहाँ बोलूं कि अभी आपने OH ग्रुप को नहीं लगाया, ठीक है, तो आपको पता है ये ग्रुप कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये ग्रुप कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये ग्रुप कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और यहाँ तो Br ऑलरेडी अटैच है। ओके, अब आप न्यूक्लियोफाइल को बाहर से लाएंगे रिएक्शन कंडीशन से बाहर, तो जैसे आप इसे अटैक कराना चाहेंगे इस पोजीशन में, क्योंकि ये हमेशा Br के 90 डिग्री से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के 90 डिग्री से, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाओगे तो न्यूक्लियोफाइल के इस पोजीशन में अटैक करना तो चाहेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल भी तो थोड़ा बल्की होगा। आपको पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अलावा सारे ग्रुप आपके बल्की होते हैं। ओके, तो आप न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक कराना चाहोगे तो यहाँ आपके पास इतना स्पेस नहीं होगा कि न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कार्बन के साथ 3 अटैच ग्रुप है ये आपके बड़े साइज के। सिमिलरली अगर मैं इनको छोटा साइज कर दूं, अगर मैं इनको 3 मिथाइल ग्रुप हटा के यहाँ पर को क्या छोटे छोटे हाइड्रोजन लगा दूं, अब आपको पता है ये तो इतने छोटे से ग्रुप है, आप चाहे तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल को आराम से अटैच करा सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि इसका मतलब आप सिंपली ये समझ गए कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए यहाँ पर को कैसा होना चाहिए, जिसके पास बल्कि ग्रुप कम हो। सिंपल सी बात है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूएंट का नेचर। तो आप यहाँ पर देखिए वही चीज मैंने यहाँ थ्योरी मटेरियल पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपका जो अल्काइल हैलाइड, अगर मैं अल्काइल हैलाइड, क्योंकि एक टाइप का अल्काइल हैलाइड ही तो हुआ, अल्काइल मतलब आपका मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी बोलिए, अगर यहाँ पर आपका जो अल्काइल हैलाइड है यानी कि कार्बन के साथ क्या यहाँ हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर कोई हेलोजन एटम जुड़ा है तो इससे आप बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। तो ये बोल रहा है अगर आपका अल्काइल हैलाइड क्या होगा, छोटे साइज का होगा। छोटे साइज का यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यानी कि मिथाइल यानी कि अगर आपके ये अल्काइल हैलाइड में सारे ग्रुप हाइड्रोजन है तो आप इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल हैलाइड। तो ये क्या होगा CH3X, मतलब ये क्या हो गया, मिथाइल हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड के केस में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रूट में क्या होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को क्या आपके छोटे छोटे ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ टर्शरी हैलाइड लेंगे, टर्शरी हैलाइड मतलब कार्बन के साथ जो यहाँ पर ग्रुप है उनके क्या क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप एक होगा तो आप बोलेंगे प्राइमरी, अगर 2 होगा तो बोलेंगे सेकेंडरी, अगर 3 मिथाइल ग्रुप होंगे तो टर्शरी। तो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर मैंने टर्शरी हैलाइड ले लिया तो उस केस में क्या होगा, डिफिकल्ट। तो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। देखो बहुत टाइम हो चुका है, मैं आपको इतना समझा चुकी, मैंने समझा दिया, थ्योरी पे भी वही चीजें लिखी हुई है। तो आपको क्या बोलना है कि SN2 के केस में जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है, जो आपका रिएक्टेंट होता है वो आपका कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होगा तो बहुत बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। सॉरी पहले मिथाइल होगा, मिथाइल यानी कि कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन एटम। ओके, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन के एटम के बदले आपने एक R ग्रुप लगा दिया तो बन गया मिथाइल। तो मिथाइल के केस में थोड़ी रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। और देन सेकेंडरी यानी कि 2 R ग्रुप लगा दिए, और टर्शरी यानी कि तीनों हाइड्रोजन के बदले 3 R ग्रुप लगा दिए, तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बहुत कम होगी, और SN2 रिएक्शन इस मैकेनिज्म से फॉलो नहीं हो पाएगी। इतनी चीज समझ में आई? तो ये किसका केस है, SN2 का केस है। ओके, अब मैं आपको सीधे SN1 के केस पे बताऊं तो देखिए पहले SN1 देख लीजिए। ठीक है, SN1 के केस में सबस्ट्रेट का नेचर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ पर को टर्शरी कार्बोकैटायन, मतलब कि अगर आपका सबस्ट्रेट क्या है टर्शरी वाला है तो वो ज्यादा अच्छा होगा कंपेरेबल टू है प्राइमरी या फिर बोल सकते हैं मिथाइल। ओके, क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए SN1 के केस पे मैं आपको बताती हूँ, SN1 के केस पे आपको पता है रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, और आपको पता है SN1 के केस में जो आपका इंटरमीडिएट होता है वो होता है
कार्बोकैटायन। ओके, अब आपको एक चीज बताइए, यहाँ पर देखो मैंने सारे ग्रुप क्या है मिथाइल लगाए, ठीक है, क्योंकि ये भी तो अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल ये हो गया पूरा, ये अल्काइल हो गया, टर्शरी है, टर्शरी हैलाइड हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पर को तीनों मिथाइल ग्रुप को हटा के यहाँ पर क्या रख दूं, सॉरी तीनों हाँ मिथाइल ग्रुप को हटा के हाइड्रोजन रख दूं, तो ये क्या बन गया, मिथाइल हैलाइड। ओके, और इसको हटा के मैं क्या रख दूं, CH2 रख दूं, तो ये बन गया टर्शरी हैलाइड। इतनी चीज समझ में आ रही, सेम चीज है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके केस में मैं बोल रही हूँ टर्शरी वाला ज्यादा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए SN1 के केस में आपका जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बोकैटायन, और आपको पता होगा कार्बोकैटायन के केस में टर्शरी कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरेबल टू सेकेंडरी और देन प्राइमरी, या फिर आप बोल सकते हैं मिथाइल। यानी कि अगर यहाँ पर को तीनों मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़े हुए हैं कार्बन के साथ, तो जब यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ज्यादा बढ़िया होगा। ओके, कंपेरेबल टू अगर मैं यहाँ पर को सारे मिथाइल ग्रुप के बदले क्या लगा दूं, हाइड्रोजन एटम लगा दूं, तो ये जो कार्बोकैटायन होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल नहीं हो पाएगी। तो इस केस में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जस्ट उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन की वजह से, कार्बोकैटायन इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन, और आपको पता है टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है कंपेरेबल टू मिथाइल। तो यहाँ पर को आप बोलेंगे आपका ऑर्डर क्या होता है, एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है। कितनी सिंपल सी बात है ना। तो फैक्टर्स में ये दोनों समझिए। अब देखो इसके बाद हमारे जो दो फैक्टर्स बचे, क्या, एक है लिविंग ग्रुप का फैक्टर, दूसरा है आपका CX बॉन्ड का नेचर। ओके, तो ये दोनों फैक्टर SN1 और SN2 के लिए सेम रहता है। कैसे? अब मैं इसका फैक्टर भी बता देती हूँ। लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप आपके ऐसे ग्रुप होते हैं जो आपके कंपाउंड, आपकी जो रिएक्शन कंडीशन से बाहर जाते हैं, उन ग्रुप को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्यों? देखो यहाँ पर ही दिखाते हूँ, वो खिचड़ फिचड़ रहा है। देखो यहाँ पर आपका Br जो है वो आपका लिविंग ग्रुप है। ओके, अब लिविंग ग्रुप, अब आप खुद ही बोलिए कि अगर यहाँ पर से इस बॉन्ड कार्बन और ब्रोमीन जो आपका लिविंग ग्रुप है, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना अगर आपके लिए सिंपल होगा, तो आप बताइए रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगी या देर में होगी? तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी, क्योंकि बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी। ओके, और अगर आप नहीं, तो अभी तो बॉन्ड का केस आ जाता है, आप अभी ये वाला छोड़ो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझो कि देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप क्या होगा, जब आपके सिस्टम से डिस्पैच होकर, यानी कि यहाँ से कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन कंडीशन से बाहर चले जाएगा, तो ये क्या होता है, एक टाइप का लिविंग ग्रुप। ओके, तो देखो लिविंग ग्रुप का भी एक अपना नेचर होता है, यानी कि लिविंग ग्रुप जो होता है वो आपकी एक टाइप की लुईस बेस होता है, वो जो कि वीक बेस होता है। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, ठीक है, वहां थोड़ा घिचर पिचर हो रहा है। देखो आपको पता है ये Br आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन कंडीशन से बाहर जा रहा है, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। ओके, तो देखो लिविंग ग्रुप का ना एक अपना बिहेवियर होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, आप बेस कहते हैं, लेकिन ये जो बेस होता है वो एक टाइप की वीक बेस होता है। ओके, अब देखो आप क्या बोलेंगे, आप किस लिविंग ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप बोलेंगे, यानी कि अगर आपने यहाँ Br रखा, या फिर आप, मैंने क्या बोला, अगर आप Br रख रहे हैं, आप क्या रख रहे हैं, आई रख रहे हैं, आप रख रहे हैं Cl, आप रख रहे हैं क्या, फ्लोरीन। ओके, ठीक है, तो देखो लिविंग ग्रुप के केस पे क्या होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपको पता है ना लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो सिस्टम से क्या होता है, आपकी सबस्ट्रेट से क्या होता है, डिस्पैच होता है, निकलते हैं, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ओके, अब लिविंग ग्रुप कैसे आपकी रिएक्शन कंडीशन को अफेक्ट करता है, तो देखिए अगर आपको पता है लिविंग ग्रुप का नेचर, मैं आपको बताती हूँ। लिविंग ग्रुप क्या होता है, एक टाइप के बेस होता है। ओके, लेकिन ये जो बेस होता है ना, एक टाइप के वीक बेस होते हैं, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आपकी कोई ऐसी रिएक्शन कंडीशन आ गई जिसमें आपने क्या, अपने लिविंग ग्रुप को क्या, सिस्टम से बाहर फेंका, क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या, सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो अगर आपका जो लिविंग ग्रुप है सिस्टम से बाहर जाने के बाद भी अपने आप को स्टेबल कंसीडर कर रहा है, यानी कि आपने क्या है, इसका कार्बन के साथ यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया। देखिए ये वाले केस पे दिखाती हूँ, देखो कार्बन और लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, आपने इसका बॉन्ड तोड़ दिया और Br को क्या है, सिस्टम से बाहर फेंक दिया, ठीक है। और अगर सिस्टम से बाहर जाने के बाद भी ये Br क्या है, खुश है, अपने आप को स्टेबल करे हुए खुश है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगी, आपकी रिएक्शन हमेशा अच्छे से प्रोसीड होगी।
किसके कंपेयर में? अगर आपने यहाँ से अपने लिविंग ग्रुप को फेंका बाहर और लिविंग ग्रुप बेचारा परेशान है, ये अपने आप को स्टेबल ही नहीं कर पा रहा है, रोते जा रहा है कि मतलब नहीं मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो उस केस में जो आपकी रिएक्शन होगी वो आपकी बहुत स्लोली प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, वही चीज मैंने लिखा है कि अगर आपको पता है जो आपका लिविंग ग्रुप है, अगर वो अच्छे लिविंग ग्रुप है, अच्छे लिविंग ग्रुप मतलब कि ऐसे लिविंग ग्रुप जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, तो वो कैसे ग्रुप होते हैं? जो क्या है रिएक्शन कंडीशन से बाहर जाने के बाद भी अपने आप को क्या है आइसोलेटेडली भी अपने आप को स्टेबल रखते हैं, मतलब अकेले भी होते हैं, आइसोलेट भी होते हैं, फिर भी वो अपने आप को क्या रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। तो ऐसे ग्रुप ही आपके क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। और अगर आपके पास अच्छे लिविंग ग्रुप है तो उस केस में आपकी रिएक्शन, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा ही इंक्रीज होगी। ओके, अब अच्छे लिविंग ग्रुप कौन होते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे लिविंग ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं वो होते हैं हैलोजेंस। ओके, तो हैलोजेंस क्या है, बाकी लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं। और इसका और रीजन क्या है? इसका और रीजन ये है कि हैलोजेंस भी क्या है, आपकी वीक बेस होता है, लेकिन जैसे ये रिएक्शन कंडीशन से बाहर जाता है तो ये आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव के फॉर्म में आपको मिलते हैं जनरली, ये आपके स्टेबल फॉर्म में होते हैं। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है कि इनके ऊपर क्या है, ये अकेले खड़े हुए हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है फिर भी खुश है, क्यों? क्योंकि ये एक टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, अब देखो हैलोजेंस में भी आप इनका ऑर्डर देख सकते हैं, यानी कि हैलोजन अच्छे हैं, बट हैलोजन में भी आप 4 एलिमेंट्स देखते हैं, तो इन एलिमेंट्स में से सबसे अच्छा कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका आयोडीन क्या होगा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर किया जाता है, एंड देन Br, देन Cl, एंड देन I, सॉरी देन आपका क्या है F। ओके, अब आप बोलेंगे क्यों I को ज्यादा अच्छा क्यों बोला, F को क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप बोलेंगे कि फ्लोरीन जो है वो आपका ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेरेबल टू आयोडीन। ओके, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कंपेरेबल टू आयोडीन, तो फ्लोरीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए कंपेरेबल टू आयोडीन, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए आप क्या है, कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड भी तो देख रहे हैं कि अगर देखो जब भी आप क्या है कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड देखेंगे ना, तो ये बॉन्ड क्या होता है, कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसको यहाँ से तोड़ना ही पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बोलेंगे कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो एक टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ओके, और कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड मतलब फिर कार्बन फ्लोरीन हो गया, कार्बन Br हो गया, देन Cl हो गया, ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है, इसलिए आयोडीन जो है वो आपका सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर किया जाता है। समझ में? एक तो सिंपल बात ये होगी कि हैलोजन होता है, हैलोजन में भी आपका आयोडीन क्यों होता है? क्योंकि आपको पता चल गया कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है जितना आपका कार्बन और फ्लोरीन का होता है। आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, आपको कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड जो है वो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनको तोड़ना तो वैसे ही डिफिकल्ट है, तो आप इसे फ्लोरीन को एक अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर नहीं कर सकते। जबकि क्या है, आयोडीन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड होता है वो सिंपली टूट भी जाता है। ओके, तो आयोडीन क्या है, आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर किया जाता है। इतनी चीज क्लियर है? दूसरा सॉरी ये दूसरा फैक्टर है। अब तीसरा फैक्टर्स की मैं आपको बात करती हूँ। तीसरा फैक्टर है आपका सी एक्स बॉन्ड, यानी कि आपका जो सी एक्स बॉन्ड है वो कैसा होना चाहिए। सी एक्स यानी कि कार्बन और आपका जो लिविंग ग्रुप है इसका बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होना, जितना ज्यादा वीक बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच का वो बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा, और बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। और मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर कह रही हूँ, लास्ट स्लाइड में आपको बोला कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच देखो बॉन्ड, यहाँ पर आपको क्या है वही हैलोजन, वो आप यहाँ हैलोजन एटम ही तो लेंगे ना, कोई दूसरा ग्रुप तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप ही आ सकता है, और आपको पता है लिविंग ग्रुप कौन होता है, हैलोजन। तो आप क्या सारे हैलोजेंस ले लें, कार्बन फ्लोरीन ले लें, कार्बन ब्रोमीन ले लें, कार्बन क्लोरीन ले लें, और कार्बन क्या ले लें, आयोडीन ले लें, ठीक है। तो मैं Cl को ऊपर लिख लेती हूँ। ओके, तो Cl आपने ऊपर ले लिया, फिर ले लिया यहाँ पे Br। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है। तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड तो टूटना डिफिकल्ट है, और जितना नीचे नीचे को जाओगे इनका बॉन्ड उतना ज्यादा वीक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीकेस्ट बॉन्ड होगा। तो आप बोल सकते हैं कि इस केस में जो आपका ग्रुप है कौन सा, ये आपका लिविंग ग्रुप है, वो आपका क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, ताकि आपका क्या है कार्बन और जो आपका लिविंग ग्रुप है इनका बॉन्ड क्या होगा, वीकेस्ट भी होगा। और साथ ही साथ जब आयोडीन आपका रिएक्शन कंडीशन से बाहर जाएगा तो एक स्टेबल आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जो कि क्या है बहुत अच्छा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की ये बात करता है, ठीक है। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स, होप समझ में आएंगे, मैं भी थक गई हूँ इतना ज्यादा बोल बोल के, ठीक है। तो समझ में आया ना, बहुत बेसिक है, आप वैसे भी ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, अब ये आपकी तीसरी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अगली लास्ट रिएक्शन है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है,
रीअरेंजमेंट में ना आपने कुछ ऐड करना है ना आपने कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, आपने क्या करना है, आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ही अलग फॉर्म में रीअरेंज करके लिख देना। जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास ए बी सी आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आपने इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो प्रोडक्ट में ये ए सी बी बन गया, तो अब आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट में क्या है, ना कुछ एलिमिनेट हुआ है ना कुछ ऐड हुआ है, यहाँ पर को क्या है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन में यहाँ प्रॉपरली लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें क्या आपका जो कार्बन स्केलेटन है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारी रिएक्शन दे रहे हैं तो आप सारे कार्बन कंपाउंड ही ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बन की तो केमिस्ट्री होती है। तो आप क्या बोलेंगे, जो आपका कार्बन स्केलेटन है उसमें ना कुछ ऐड हुआ है ना कुछ सब्सट्रैक्ट हुआ है, बस आपका कार्बन स्केलेटन क्या है, नए फॉर्म में अरेंज हुआ है, जिसकी वजह से आपको नए स्ट्रक्चरल आइसोमर मिले। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब सारी चीजें सेम है, उनका फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उनका क्या है, स्ट्रक्चर वरी कर रहा है, स्ट्रक्चर के बेसिस में वो अलग अलग है। तो ये बन गया आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये अगर स्ट्रक्चर के ये दो दो कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके, तो एग्जांपल के लिए दिया हुआ है यहाँ पर को आइसोमराइजेशन ऑफ एन ब्यूटेन टू है आइसोब्यूटेन और पेंटेन और टू आइसोपेंटेन। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेंटेन है, मैथ है प्रो बट पेंट। ओके, तो इसमें आपने रीअरेंज किया तो आप देखो, आप यहाँ देखेंगे, आप अभी भी आपको नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन स्केलेटन में कार्बन कितने मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे, इसमें भी 5 मिलेंगे, बट इनका अरेंजमेंट क्या है, एक दूसरे से अलग हो गया। तो ये रिएक्शन आप क्या कहलाएंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, अब देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, आपके इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिलेबस है उस पर भी आपको नंबर ऑफ रिएक्शन दी हुई है, जैसे वैगनर मेरवान रिएक्शन होगी, ये भी एक टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, आपको पता है इसके पीछे रीअरेंजमेंट लगता है। ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन जो रिएक्शन है ये भी एक टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये भी क्या एक टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो वो सारी रिएक्शन देखो, आपने क्या कितनी सारी रिएक्शंस अपने अपने अभी के सिलेबस पर आप कितनी रिएक्शंस पढ़े जो कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। तो वो सारी रिएक्शन आपकी मर्जी, जो आपको अच्छी लगती है आप वहां यहाँ पर को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, थक गई मैं बहुत ज्यादा, ये था आपका रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी का पहला टॉपिक, जो है आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारी चीजें नहीं लिखनी है, आपको पता है बहुत सारी रिएक्शंस है तो सब नहीं लिखनी है, सबके बदले आपके 4 इंपॉर्टेंट है, आपको बुक्स पे भी यही मिलेंगे, ये 4 एग्जांपल, 4 रिएक्शंस का एग्जांपल लेके प्रॉपर वे में, लेकिन इतना ज्यादा खोल खोल के मत लिखिएगा। ठीक है, तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा और बहुत पछताएंगे आप। आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में लिखना है, प्रॉपर एग्जांपल से देखो, बात खत्म करो। ठीक है, तो यहीं पर हम फिनिश करते हैं लेक्चर को, मिलेंगे हम सेकंड लेक्चर पे रिएक्शन मैकेनिज्म के। तो तब तक के लिए बाय बाय।